आपको जब इंसाफ चाहिए होता है, आपको जब कानून का इस्तेमाल करते हुए किसी शख्स की जरूरत होती है तो आप पहुंचते हैं पुलिस के पास। लेकिन यहां तो खुद एक महिला पुलिस कांस्टेबल ने खुदकुशी करने की कोशिश की और आरोप लगाया अपने ही सीनियर अफसर पर। उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारी अब एक्शन की, जांच की बात कह रहे हैं। अध्यक्ष द्वारा सभी महिला कांस्टेबल को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। अब किसी में इतनी हिम्मत तो है नहीं इसके खिलाफ कुछ करे। इसी की वजह से हमने जो किया है, खुद का इसने मुझे खुद बोला है। मैंने बोला इसे मगर सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इसने आके रपट लिखा दी हमारे, मगर सर हमें पर्सनल प्रॉब्लम हो रही है। कह रहे मगर सबको होती है, कह रहा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मगर सर अगर इतना टॉर्चर करोगे तो मैं तो सुसाइड कर लूँ। कह रहा कर लो, मेरा कोई लेना देना नहीं है तुमसे। यूपी पुलिस की महिला सिपाही ने ये आरोप लगाए हैं कासगंज जिले के साहबर कोतवाली के एसओ राजेश कुमार मीणा पर। ये महिला सिपाही इतनी परेशान हो गई कि इसने खुदकुशी जैसा कदम उठाने की कोशिश की। महिला सिपाही ने सुसाइड नोट भी लिखा जिसमें एसओ को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया, जिसके बाद महिला सिपाही ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। इसकी वजह से सारी महिला कांस्टेबल परेशान है पिछले 1 महीने से। ना ही मैं अपनी फैमिली से परेशान हूँ, ना ही मैं किसी से परेशान हूँ। क्या आपने कोई सुसाइड नोट वगैरह भी लिखा था? हाँ, मैंने लिख के ग्रुप में डाल रखा है। जो भी कर रही हूँ मैं थाना अध्यक्ष की वजह से कर रही हूँ और किसी की वजह से नहीं कर रही हूँ। हालांकि वक्त रहते महिला सिपाही को बचा लिया गया, उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। लेकिन इस मामले में अब यूपी पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अलीगढ़ डीआईजी ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और डीएसपी कासगंज के नेतृत्व में जांच टीम गठित कर दी गई है और 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। जिस समय महिला पुलिसकर्मी ने यह आरोप एसएचओ पर लगाए, तत्काल हमारे द्वारा एडिशनल एसपी के नेतृत्व में जांच के लिए एक टीम बैठा दी गई है और इस पूरे जांच में जो लैंगिक भेदभाव के आधार पर महिलाओं के संबंध में जो विशाखा केस का जजमेंट है, तो विशाखा मामले के आधार पर इस जांच टीम में एक महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल है और गुण दोष के आधार पर हमारे द्वारा निर्देशित किया गया है कि 24 से 48 घंटे के अंदर इस पूरे मामले में जांच करके पूरी रिपोर्ट सौंपें। अब जांच के बाद ही साफ होगा कि महिला सिपाही इतनी परेशान क्यों हो गई और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आरोपी एसओ पर कार्रवाई की जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार से जुड़ी है, मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर, कल शाम 6 बजे हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। शाम 6 बजे केंद्र सरकार के नए मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मोदी मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को मौका मिलेगा। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल शाम 5:30 से 6 बजे के बीच 20 से ज्यादा मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं। सभी राज्यों की भागीदारी हो सके इस कैबिनेट एक्सपेंशन में, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। ये जानकारी भी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अब तक ये माना जा रहा था कि 8 जुलाई को यानी परसों सुबह 10:30 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट का एक्सपेंशन परसों नहीं बल्कि कल शाम 6 बजे होगा, जिसमें 2-4 नहीं बल्कि 20 से ज्यादा मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं। मौजूदा वक्त में 28 मंत्रियों के पद खाली हैं, 20 से ज्यादा मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हर राज्य की हिस्सेदारी होगी। जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश कैबिनेट के विस्तार में की जाएगी। इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है और कई नए चेहरों को मौका मिलेगा, कई युवा चेहरों को मौका मिलेगा। ये शुरुआती खबर भी सामने आ रही है, जिसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार, पूर्वोत्तर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अलग अलग क्षेत्रों के सांसदों की हिस्सेदारी हो सकती है कैबिनेट में मंत्री के तौर पर। कुछ नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन ये शुरुआती नाम भर हैं, क्योंकि अब तक जिन नामों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं वो बमुश्किल 5 नाम हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 20 से ज्यादा मंत्री पद की शपथ सांसद ले सकते हैं। यानी अभी बड़ी संख्या ऐसे चेहरों की है जिनको लेकर कोई खबर सामने नहीं आ रही है, जिनका नाम अभी सुर्खियों में नहीं है। लेकिन कल शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में कम से कम 20 या 20 से ज्यादा सांसद पद और गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया जुड़ चुके हैं। दीपक सर, हम बात कर रहे थे परसों सुबह 10:30 की, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर चौंकाया। अब कैबिनेट का एक्सपेंशन कल शाम 5:30 से 6 बजे के बीच।
जी बिल्कुल यही खबर आई है। सरकारी सूत्रों ने जानकारी एजेंसीज को दी है, हमें भी दी है और ये बताया है कि 6 बजे ये विस्तार हो सकता है। जल्दी ही इसकी औपचारिक सूचना राष्ट्रपति भवन में दे दी जाएगी। और मैं आपको ये बता दूं, 3 विशेषताएं होंगी। जनरेशन नेक्स्ट वाला मंत्रिमंडल होगा, इसके बाद जो एवरेज एज होगी वो 50 से 55 साल हो जाएगी मंत्रियों की, यानी जितने भी 28 से 29 मंत्री जो शपथ ले सकते हैं वो ज्यादातर युवा होंगे। नाम बड़े ऑब्वियस हैं, सर्बानंद सोनोवाल उनमें से एक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया उनमें से एक है, अनुप्रिया पटेल उनमें से एक है और कुछ सरप्राइज वाले चेहरे भी हो सकते हैं। अनुराग, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कल हम ये कयास लगा रहे थे कि शायद कल कैबिनेट विस्तार ना हो, क्योंकि कल मोदी कैबिनेट की एक बैठक है, उसके बाद CCEA की बैठक होनी है। तो मोदी जी एक बार फिर चौंका रहे हैं। कल शाम 6 बजे विस्तार का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। विस्तार में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसको मैं सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहूंगा, वो है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार तो साथ ही साथ, लेकिन पूरे देश पर नजर होगी ताकि क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरणों को साधा जा सके। मतलब आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की भी हिस्सेदारी हो सकती है, भले ही विधानसभा के चुनाव पक्ष के ना रहे हो बीजेपी के। बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपने नए चेहरे पश्चिम बंगाल के अंदर उतारना पड़ेंगे और उसमें एक कई नाम ऐसे हैं जो मतुआ समुदाय से आते हैं। मतुआ वहां का सबसे बैकवर्ड समुदाय माना जाता है और मतुआ समुदाय ने खुलकर मोदी सरकार की फेवर में विधानसभा में भी वोट किया है और साथ ही साथ लोकसभा के अंदर भी वोट किया है। और मतुआओं को एक प्रतिनिधित्व मिलना, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये उत्तर से लेकर दक्षिण और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूरब से लेकर पश्चिम, सभी राज्यों को शामिल किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण नाम मैं आपको बता दूं जो हमको लगता है जिनको युवा चेहरे के तरजीह के तौर पर तरजीह मिलेगी, वो बीजे पांडा हैं, उड़ीसा से आते हैं और साथ ही साथ असम में हाल ही में जो चुनाव हुए थे वहां पर अनुराग वो बम्पर जीत दिलवा कर आए हैं। सर्बानंद सोनोवाल को इसलिए जगह मिलेगी क्योंकि उन्होंने हेमंत बिश्व शर्मा के लिए जगह खाली की है। इसके अलावा कई अनुभवी लोगों को शामिल किया जाएगा। तो अनुभवी प्लस युवा का समावेश और जनरेशन नेक्स्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसलिए कुछ चेहरे जो हम टेलीविजन पर देखते हैं उनके भी शामिल होने की बहुत प्रबल संभावना है। आपने बैजयंत पांडा का जिक्र किया सर, बीजेडी से बीजेपी में आए हैं, यानी उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी अपने विस्तार के बारे में सोचेगी, बैजयंत पांडा को कैबिनेट में जगह देकर ये माना जाए? निसंदेह, क्योंकि बैजयंत पांडा एक जमाने में नवीन पटनायक के सबसे खास मित्र हुआ करते थे। बीजेडी के शिल्पकारों में से एक रहे, लेकिन बाद में उनके राजनीतिक संबंध बीजेडी से नहीं रह पाए। उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी में आए थे, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, असम और दिल्ली जैसे राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। तो एक बहुत अच्छा चेहरा हो सकते हैं, युवा प्लस एक्सपीरियंस का मिला जुला, क्योंकि उनका संसदीय अनुभव कम से कम 15 साल से ज्यादा का है। अनुराग, बिल्कुल। तो यहाँ पर अहम बातें जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया बता रहे हैं वो ये कि युवाओं की हिस्सेदारी इस कैबिनेट के एक्सपेंशन में सबसे ज्यादा होगी। दूसरी बात जो सबसे अहम बात है वो ये कि भौगोलिक अंतर नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश या बिहार को प्राथमिकता मिल रही है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सभी राज्यों के बड़े कद्दावर नेता, युवा नेताओं को इस पूरे कैबिनेट के एक्सपेंशन में जगह मिलेगी। दीपक सर, जो अटकलें हैं नामों को लेकर, ये कब तक खत्म हो सकती हैं? वो कौन से 20 चेहरे होंगे, 20 से ज्यादा या 20 से कम चेहरे होंगे, ये कब तक तय हो पाएगा? नहीं, ये चेहरे 20 से ज्यादा होंगे। अगर कल शाम 6 बजे है तो आज देर रात तक मेरे हिसाब से सूची राष्ट्रपति के पास पहुंच जानी हो चाहिए, क्योंकि प्रोटोकॉल के लिए इस तरह की जरूरत होती है। तो मुझे लगता है कि आज देर रात या देर शाम ये सूची राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगी ताकि उनके शपथ लेने की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको पूरा किया जा सके। मोदी हमेशा चौंकाते हैं। और अनुराग, एक बार मैं, प्रधानमंत्री मोदी जी और कुछ लोग बैठे थे और मंत्रिमंडल विस्तार पर बात चल रही थी, तब वो प्रधानमंत्री बन चुके थे और उन्होंने कहा था कि अगर मैं मंत्रिमंडल विस्तार कर रहा हूं तो मेरे दाएं हाथ को ये नहीं पता होगा कि मेरा बायां हाथ क्या कर रहा है। उन्होंने एक व्यक्ति विशेष का नाम लिया था, उचित नहीं होगा उस नाम का उल्लेख करना, कि इन्हें भी नहीं पता होगा। तो प्रधानमंत्री इस मसले पर पूरी सीक्रेसी रखते हैं। किस आधार पर वो तय करते हैं, उनके पास पूरा का पूरा बायोडाटा होते हैं। वो समझते हैं, जातीय समीकरणों को समझते हैं, वो जानते हैं कि भौगोलिक परिस्थितियों से कैसे मेल खाना है, क्योंकि भारत अनेकता में एकता वाला देश है। तो उस रेनबो कोलिशन को भी उनको दिखाना है। तो मुझे लगता है चारों तरफ से, और जनता दल यूनाइटेड को बहुत टाइम से चाह रहे थे कि मंत्रिपरिषद में शामिल हो जाए। मंत्री पद की सीटों को लेकर हमेशा उहापोह की स्थिति रही है। नीतीश कुमार 3 से 4 मंत्री चाहते थे, लेकिन मेरे ख्याल से अब 2 मंत्रियों पर बात बनती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए आरसीपी सिंह जो अध्यक्ष हैं वो दिल्ली आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से बात कर रहे हैं और आप मेरे ख्याल से उनकी तस्वीर भी हम आप ये दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। तो मुझे लगता है कि अब
सभी को समावेश करने वाला, क्योंकि 2 साल सरकार को पूरे हो गए हैं। सरकार को अपनी छवि को और निखारने के लिए, छवि को और सुधारने के लिए नए लोगों की टीम होना चाहिए। और मोदी जी इस बात पर भरोसा करते हैं कि काम होना भी चाहिए और काम होते हुए दिखना भी चाहिए। दीपक सर आपने बिहार की हिस्सेदारी जी करना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के अंदर। दीपक सर आपने बिहार का जिक्र किया, बिहार से कैबिनेट में हिस्सेदारी क्या सिर्फ जेडीयू की या बिहार बीजेपी के भी जो बड़े चेहरे हैं वो भी कल राष्ट्रपति भवन में शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं? और बड़ी प्राथमिकता, जैसा आप लगातार कह रहे हैं, सीटों के लिहाज से, मंत्रियों के लिहाज से, जाहिर सी बात उत्तर प्रदेश से उम्मीद की जाए? बिल्कुल की जाए उत्तर प्रदेश से उम्मीद। बिहार से आपने कहा सुशील मोदी एक प्रमुख चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री युवा के साथ साथ अनुभव को भी तरजीह देंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक नाम है जिसको हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। कुछ युवा सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है। एक दलित समुदाय से जरूर मंत्री होगा, एक ब्राह्मण समुदाय से जरूर मंत्री होगा, एक निषाद समुदाय से जरूर मंत्री होगा। और मुझे लगता है कि संजय निषाद साहब, जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे प्रवीण निषाद जो बीजेपी के टिकट पर लड़े हैं, वो एक बहुत अच्छा चेहरा हो सकते हैं। कई युवा ब्राह्मण सांसद भी हैं, उनमें से किसी ना किसी का नंबर प्रतिभा के आधार पर लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक सर आप बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास चंद्रा भी हैं जो लगातार इस पूरे कैबिनेट एक्सपेंशन को कवर कर रहे हैं। विकास, अब तक खबरें थी परसों की, लेकिन अब कल शाम 5:30 से 6 बजे कैबिनेट का विस्तार, इस बदलाव की कोई खास वजह? देखिए, जैसा कि दीपक जी कह रहे थे कि हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौंकाते हैं, उनके चौंकाने वाले फैसले सामने आते हैं। दाहिना हाथ जो कर रहा होता है वो बाएं हाथ को नहीं मालूम होता है। जो जानकारी आ रही थी कि गुरुवार को सुबह 11 बजे इसका विस्तार किया जाएगा, और ये जानकारी उस समय आई तो लग रहा था कि हाँ अब गुरुवार को ही कैबिनेट का विस्तार होगा। लेकिन अचानक ये खबर आई कि नहीं, कल शाम को ही कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा और 5 से 6 के बीच में राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। और जितने लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है, इत्तेफाक से सभी लोग लगभग दिल्ली पहुंच चुके हैं। और जब वहां राष्ट्रपति भवन को इसकी जानकारी जब चली जाएगी आधिकारिक तौर पर, उसकी सूचना भी आ जाएगी और वहां जो संवैधानिक तरीके से व्यवस्था की जाती है शपथ ग्रहण के लिए, उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एक और ये, जैसे कि थावरचंद गहलोत को राज्यपाल बनाया गया तो उस समय वो चौंकाने वाली खबर लग रही थी, और एक जो दिन भर हम लोग इसको देख रहे थे तो हम लोगों के लिए भी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि ये परसों की बात हो रही थी कि परसों शुभ मुहूर्त में होगा, लेकिन अब कल शाम को ही। विकास, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, अब तक जो संभावित चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं वो अधिकतम 8 से 10 नाम हैं, जिसमें से 5-6 नाम ऐसे हैं जो घोषित तौर पर सामने आ रहे हैं, 4-5 नाम अटकलों के तौर पर सामने आ रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त की खबर है उसके मुताबिक 20 से ज्यादा मंत्री कल शपथ ले सकते हैं। यानी अगले वो 10 से 12-14 नाम और कौन से हैं, क्या इसको लेकर कुछ स्पष्टता आ पा रही है? राष्ट्रपति भवन में जो फाइनल लिस्ट है वो कब तक भेजी जाएगी? क्या इसको लेकर कोई अपडेट? ये देखिए, अब तक जो भी नाम सामने आ रहे हैं सिर्फ वो कयास ही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। जब तक राष्ट्रपति भवन को सूची नहीं जाती है और राष्ट्रपति भवन की तरफ जानकारी नहीं दी जाती है, तब तक किसी भी नाम को पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने का स्टाइल है, वो अंत समय तक इस बात को की सिक्रेसी मेंटेन करते हैं। हालांकि विकास, जेडीयू के जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा है कि हम मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनने जा रहे हैं, सीटों को लेकर बात हो रही है। कम से कम शुरुआती तौर पर यह मान सकते हैं कि जेडीयू मंत्रिपरिषद का हिस्सा जरूर बनने जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ, तुरंत हाजिर होते हैं इस बड़ी खबर से जुड़ी हर अपडेट न्यूज नेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर कैबिनेट विस्तार से जुड़ी है, हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कल शाम 5:30 से 6 बजे के बीच केंद्र सरकार के कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, 20 से ज्यादा सांसद पद और गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। कल शाम 6 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, 20 से ज्यादा सांसद शपथ लेंगे मंत्री पद की। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और अहम बात यह कि युवाओं को मौका मिलेगा, जैसा कि हमारे तमाम सहयोगी लगातार आपको बता रहे हैं, हम युवा चेहरों को मौका मिलेगा इस कैबिनेट के विस्तार में। अलग अलग राज्यों की हिस्सेदारी ज्यादा से ज्यादा कैसे शामिल की जा सके, इसकी कोशिश भी नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी, प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार को प्राथमिकता मिलेगी, न सिर्फ विधानसभा के आगामी चुनाव के मद्देनजर, बल्कि राज्यों की लोकसभा में सीटों की संख्या के लिहाज से भी। हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ हैं। दीपक सर, 6 बजे अगर शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होती है, 20 सांसद अगर पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, तो इसका सीधा मतलब यह है कि लगभग
1 घंटे तक ये कार्यक्रम चलना है राष्ट्रपति भवन में। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह से हम सब जानते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। आप जानते हैं सरकारी कार्यक्रम जितने होते हैं उसमें राष्ट्रपति भवन में खास तौर पर प्रोटोकॉल को बहुत महत्व दिया जाता है। इसीलिए मुझसे पूछा गया था अनुराग कि कब तक ये सूची राष्ट्रपति भवन चली जाएगी, तो मेरे हिसाब से आज देर शाम तक या कल सुबह तक ये सूची राष्ट्रपति भवन चली जाएगी। और वहीं से ये होगा कि अब राष्ट्रपति 6 बजे इन तमाम लोगों को शपथ दिलाएंगे। मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि 20 से ज़्यादा मंत्री शपथ लेंगे। सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा जाएगा, भौगोलिक परिस्थितियों का ध्यान रखा जाएगा, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम सभी राज्यों का समावेश किया जाएगा। खास तौर पर चूंकि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर जाता है, बिहार भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। नीतीश कुमार को उन्होंने फिर से नेता मानकर मुख्यमंत्री बनाया है और अब उसके बाद उनका ऑपरेशन उत्तर प्रदेश जो मिशन यूपी है उसकी तैयारी की शुरुआत है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को न केवल काम करना है बल्कि करते हुए भी दिखना है। हाल ही में दूसरी लहर के बाद बहुत शिद्दत से महसूस किया गया कोरोना की दूसरी लहर के बाद कि सरकार के चेहरे को बदलने की जरूरत है ताकि सरकार की नई छवि और निखार कर पेश करी जाए। उसी के कवायद में यह मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। वैसे ही कोरोना के वक्त रामविलास पासवान जी का निधन हुआ था, रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हुआ था। ये 2 पद खाली हैं। हरसिमरत कौर छोड़कर चली गई थी कैबिनेट, उनका अतिरिक्त प्रभार भी नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। और ऐसे कई सारे मंत्री हैं जिनके पास 3 से 4 कैबिनेट के मंत्रालय हैं। रविशंकर प्रसाद उनमें से एक नाम है, गहलोत का पद खाली हो चुका है। एक नाम है, उनमें से एक नाम नरेंद्र सिंह तोमर का है। थावरचंद गहलोत का पद खाली हो चुका है। तो इन तमाम चीजों को हमको फैक्टर इन करना पड़ेगा और जिन लोगों ने पार्टी के निर्णय को मानते हुए दूसरे लोगों के लिए रास्ता छोड़ा है, जिसमें सर्बानंद सोनोवाल का नाम सबसे पहले आता है, उन लोगों को भी शामिल किए जाने की पूरी संभावना है। और एक पूरी लिस्ट है जो दिल्ली आ चुकी है, उनको जेपी नड्डा द्वारा जी फोन करके बुलाया गया है। जेपी नड्डा एक एक करके सबसे मुलाकात करेंगे या टेलीफोन पर बात करेंगे और फिर उनको नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। दीपक सर, वक्त थोड़ा कम बचा है इस प्रोग्राम में, लेकिन जो संभावित चेहरे सामने आ रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश से राकेश सिंह का नाम भी लगातार सामने आ रहा है। जबलपुर से सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कई बार सांसद चुने गए और राष्ट्रपति चुनाव में देखा मैंने उनको अहम जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी गई थी। कितनी संभावना आपको नजर आती है उनके इस संभावित नाम की? देखिए, राकेश सिंह एक बहुत अच्छा नाम है। मध्य प्रदेश के सुलझे हुए नेता हैं, पार्टी की कमान भी संभाल चुके हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर और बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है। ऐसे भी कई चेहरे हैं, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है मैं आपको ये बता दूं, नामों पर कंफर्मिटी तो मैं नहीं दे सकता। जो अटकलें चल रही है, जो नाम चल रहे हैं, जो फ्लोट हो रहे हैं, उन्हीं पर बात की जा सकती है। कंफर्मेशन अभी किसी के नाम की नहीं है जब तक राष्ट्रपति भवन से ना जाए। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी अपने फैसले लेने में लोगों को चौंकाते हैं और इस बार भी उन्होंने चौंकाया है, क्योंकि ये लग रहा था कि कल शायद कैबिनेट की बैठक है तो मंत्रिमंडल विस्तार कल की बजाय परसों हो जाए, लेकिन अब कल का दिन तय हुआ है। बिल्कुल, लेकिन विकास चंद्रा, रीता बहुगुणा जोशी, तीरथ सिंह रावत, इन 2 चेहरों का भी जिक्र लगातार हो रहा है अटकलों के तौर पर। क्या कुछ वजह, अगर इनके नाम पर विचार किया जाता है तो उसके पीछे का क्या कुछ आधार आपको नजर आता है? देखिए, रीता बहुगुणा जोशी चूंकि ब्राह्मण हैं, यूपी में ब्राह्मणों को साधना है, एक जातिगत समीकरण को संतुलित करना है, इसलिए रीता बहुगुणा जोशी का नाम आ रहा है और काफ़ी दिनों से वो प्रतीक्षा भी कर रही हैं, इसलिए उनका नाम आ रहा है। जहाँ तक रहा सवाल अगर तीरथ सिंह रावत की बात की जाए तो जो उत्तराखंड की राजनीति अब हम लोगों ने देखी है तो ये बताया गया कि तीरथ सिंह रावत को इसी बात के लिए संतुष्ट किया गया कि अब आपको केंद्र में जिम्मेदारी दी जाएगी। तो शायद मुझे लगता है कि यही वजह है कि तीरथ सिंह रावत का नाम भी चल रहा है। और वो जिस तरीके से वो दिल्ली आए थे और जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद पार्टी के दूसरे नेताओं से मिलने के बाद वो उत्तराखंड गए तो बहुत ही सहज ढंग से वहां की राजनीति ने करवट ले लिया। तो उस समय इस बात को बल मिला था कि तीरथ सिंह रावत को निश्चित तौर पर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें संतुष्ट किया कि कहीं ना कहीं उन्हें अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि उनका नाम भी इस पूरे लेह लद्दाख से जो सांसद हैं, युवा चेहरा है, उनका नाम भी लगातार इस वक्त चल रहा है संभावित मंत्रियों की सूची में। इसके पीछे कोई खास फैक्टर जो आपको नजर आता है? लद्दाख को एड्रेस करने की कोशिश है, जो पहाड़ी राज्य उनको एड्रेस करने की कोशिश है। चलिए, लगता है कि दीपक सर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विकास, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पूर्वोत्तर राज्यों से किरण रिजिजू की प्राथमिकता है, लगातार वो मंत्री रहे हैं और अब लेह लद्दाख के सांसद का भी नाम इस वक्त चर्चा में है।
जी, निश्चित तौर पर लेह लद्दाख के सांसद का नाम चर्चा में है और जब से उसको यूटी बनाया गया, उसको अलग पहचान दी गई, तो अब पूरी दुनिया में अपने पहचान के साथ वो स्थापित हो। तो जो मेरी जानकारी है, जब इस मसले पर मैंने बात करने की कोशिश तो कहा गया कि अगर जामयांग नामग्याल को अगर बनाया जाता है तो पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा और ख़ास तौर पर चीन जो वहाँ चालबाजियाँ करता रहता है और गाहे बगाहे लद्दाख पर अपना दावा ठोकता रहता है, तो उसको भी एक संदेश जाएगा कि अब लद्दाख का व्यक्ति भी भारत सरकार में मंत्री है और वो युवा भी हैं और लद्दाख के भी हैं। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मैसेज जाएगा कि वहां तक भारत की दखल है, वो भारत का ही है। तो एक संदेश देने की भी इसके जरिए कोशिश है। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं जिसके आधार पर ये अंदाजा लगाया जा रहा है। दीपक सर, वक्त थोड़ा कम है, लेकिन यूपी को लेकर जिन भी चेहरों पर विचार केंद्र सरकार करती है अपने कैबिनेट एक्सपेंशन में, क्या उसका पॉलिटिकल फायदा होता आपको नजर आता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, या वहां बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ और उनकी गवर्नमेंट? आप इन पॉलिटिक्स परसेप्शन मैटर्स, और मुझे लगता है यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद योगी कैबिनेट का भी एक विस्तार होना है, तो ऐसे में सभी जाति, कितनी जातियां वहां पे मैं बताता हूँ, यादव, कुर्मी, जाट, कहार, पासी, कोरी, लोधी, इन समाज का भी ख्याल रखना है, इन समाज का भी प्रतिनिधित्व देना है, ओबीसी को आगे लाना है, निषाद समुदाय को आगे लाना है, राजभर जो छोड़ के चले गए हैं उसकी जगह एक नए राजभर को लाना है। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जो प्रधानमंत्री कंसीडर कर रहे होंगे। तो क्षेत्रीय के साथ साथ जातीय समीकरण को भी बिठाना, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करते आई है। सोशल इंजीनियरिंग पर उसका फोकस रहा है और प्रधानमंत्री इस कैबिनेट विस्तार में यही कुछ करते हुए दिखाई देंगे। यह हम मानकर चलें कि अगर अनुप्रिया पटेल पूर्वांचल से मंत्री बनती हैं तो पूर्वांचल से भारतीय जनता पार्टी का कम से कम कोई और चेहरा नहीं होगा अलग अलग क्षेत्रों को एड्रेस करने के लिहाज से? दीपक सर, नहीं, ये कुछ कहा नहीं ना, ये इसके बारे में मैं कोई अटकल नहीं लगाना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, प्रधानमंत्री ने खुद मुझे एक बार कहा था, कुछ लोगों के साथ हम बैठे थे, कि मैं जब कैबिनेट का विस्तार करता हूं तो मेरे कंसिडरेशन में कुछ अलग चीजें होती हैं। जैसे 6 बजे का टाइम हमको चौंका के गया है, मुझे लगता है कुछ ऐसे नाम होंगे, कुछ ऐसे चेहरे आप देखेंगे जो आपको चौंका के जाएंगे और बोलेंगे, जैसे पिछली बार राष्ट्रपति में रामनाथ कोविंद जी का नाम कभी नहीं चला था, लेकिन आपने देखा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी बन गए, महामहिम बन गए। ऐसा ही कुछ होगा, कुछ सरप्राइजिंग चेहरे जरूर मिलेंगे आपको कैबिनेट। तो लगभग 22 घंटे का इंतजार और करना होगा देश और दुनिया को केंद्र सरकार के कैबिनेट विस्तार में वो कौन से चेहरे हैं जो पद और गोपनीयता की शपथ लेते नजर आएंगे राष्ट्रपति भवन में। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर आपका जुड़ने के लिए, विकास जी आपका जुड़ने के लिए। लगातार न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज जारी रहेगी, हर अपडेट न्यूज नेशन आप तक पहुंचाता रहेगा। लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज नेशन के साथ।